हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना वीडियो एक बना रहा हूँ। आपको वीडियो में इस बारे में शेयर करने वाला हूँ कि जो मैंने आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा पासपोर्ट है और मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था। मैंने जो शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था, आपको प्रोसेस बताऊँगा कैसे मैंने अप्लाई किया था, क्या क्या इसके मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन की थी, मैंने इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए थे, मैं वो आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसमें कुछ आप गलतियां ना करो जब भी आप अप्लाई करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन आप जो भी साथ में अटैच करें वो सारे डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आप रखोगे। क्योंकि जब आप एक बार शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जो वो सभी डॉक्यूमेंट आपके चेक करता है। तो डॉक्यूमेंट में कोई भी खामी ना रह जाए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन करना है, कोई भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ग्रीस के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एम्स्टर्डम के लिए कर रहे हैं, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड के लिए कर रहे हैं, चाहे आप पेरिस के लिए कर रहे हैं, आप किसी भी कंट्री के लिए जो भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 26 कंट्रीज आती हैं शेंगन में, जिसमें आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उसमें आप अप्लाई करते हैं सकते हैं, सिंगल एंट्री अप्लाई कर सकते हैं और डबल एंट्री अप्लाई। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात रहती है कि ये इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड रहता है कि आपको वो वीज़ा जो है वो सिंगल एंट्री देगा या मल्टीपल एंट्री देगा। मैक्सिमम जो होता है जब आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी शेंगन या यूरोपियन कंट्री का, तो आपको जो वीज़ा जो है वो सिंगल एंट्री ही दिया जाता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं दी जाती है। इसकी जो ड्यूरेशन है जो कि मैक्सिमम 30 डेज या 15 डेज दी जाती है। जैसे आपने एक बार वीज़ा अप्लाई कर दिया तो आपको 30 डेज या 15 डेज की जो है वो वीज़ा मिल गया। उसके बाद अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि जो सेकंड टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वो 6 मंथ या 1 ईयर की जो है वो वीज़ा वैलिडिटी के साथ आपको इशू कर सकते हैं। पर आप कभी भी फर्स्ट टाइम जब अप्लाई, आपकी जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं और आप जो है उस कंट्री में 4-5 दिन रुकना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, और आप उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप किसी भी कंट्री जाते हैं, ग्रीस जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या पेरिस जाते हैं। मैंने जो जो ये मेरा शेंगन वीज़ा था, मैंने जो ये शेंगन वीज़ा लिया हुआ था, ये मैंने अप्लाई किया हुआ था 1 मंथ का। तो उन्होंने मुझे 1 मंथ के अलावा ही मुझे जो वीज़ा दिया उन्होंने 24 डेज का दिया, और मैंने जो ट्रैवल आइटनरी उनको दिखाया था वो मैंने उनको 7 डेज का ट्रैवल आइटनरी दिखाया था कि मैं उनकी कंट्री में जब जाऊंगा तो मैं इन इन जगह पर विजिट करूंगा। तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे जो है वीज़ा इशू किया हुआ था। तो उन्होंने जब वीज़ा मुझे 24 डेज का इशू किया तो उन्होंने उसमें ये मेंशन किया कि जो मुझे वैलिडिटी है वो सिर्फ मेरी वीज़े करते हैं। तो उसमें काफ़ी कंडीशंस देखी जाती हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो पूरा चेक किया जाता है। तो आज मैं जो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने के बारे में बताऊँगा कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई एप्लीकेबल हो सकते हैं जब आप ग्रीस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रीस जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है जिसमें 26 कंट्रीज आती हैं। तो इस टाइम जो है जो ग्रीस जो है वो सबसे इजीली वीज़ा दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी टूरिज़्म इतना ज़्यादा विजिट नहीं कर रहा है। जो ज़्यादातर लोग हैं वो सभी एम्स्टर्डम, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड इन जगहों पे जाना चाहते हैं। तो ग्रीस से आप एंट्री लेके स्विट्ज़रलैंड, पेरिस और सभी जगह जा सकते हो। और पुर्तगाल अगर आप जाना चाहें तो आप पुर्तगाल भी मूव ऑन कर सकते हो। आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके जॉब करना आपको अलाउड नहीं है, जॉब ढूंढना भी आपको अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। तो आप ये खुद से कर सकते हैं, आपको क्या प्लानिंग करनी है, आपको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये गाइडेंस दूंगा कि आपने टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, और आपको टूरिस्ट के साथ शेयर करूंगा कि जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिससे कि आपको आपका वीज़ा जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले तो आपने जो लगाना है वो आपको लगाना है सैलरी सर्टिफिकेट। तो आपको जो सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है वो 6 मंथ का नहीं और 3 मंथ का नहीं। तो सैलरी सर्टिफिकेट जो आपको लगाना है वो 1 ईयर का सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है, जिससे कि जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है। तो सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का सैलरी को उनको रिक्वेस्ट करना है कि मुझे 1 साल का सैलरी सर्टिफिकेट इशू करके दें। तो वो आपको जो है वो आपका सैलरी सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और उसके बाद जो आप वीज़ा जो है अपने वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उसको लगा सकते हैं। तो सेकंड जो डॉक्यूमेंट है, आजकल तो आपको पता ही है किसी भी यूरोपियन यूनियन में आप कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको वैक्सीन होना मैंडेटरी है।
तो वैक्सीन की फर्स्ट डोज नहीं, सेकंड डोज, दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए और आपका जो है बार कोड के साथ आपका जो है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। जो है वो आपको शेंगन वीज़ा के साथ में जो अटैच करना है वो थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका पे स्लिप। पे स्लिप जो आपने लगानी है 6 मंथ की नहीं लगानी है, 8 मंथ की नहीं लगानी है, पे स्लिप आपने सिर्फ 3 मंथ की लगानी है। जो भी आपको कंपनी से आपको पे जो आपके सैलरी अकाउंट में जो आता है तो आपने जो है वो पे स्लिप जो आपको जो आपकी सैलरी स्लिप है उसी को ही हम पे स्लिप कहते हैं। तो आपको जो है वो अपना पे स्लिप आपको जो लगानी है। और फोर्थ डॉक्यूमेंट जो हमारा आता है वो आता है हमारा होटल प्लस एयर टिकटिंग। तो आप जिस भी कंट्री में हो, जब आप जिस भी कंट्री में यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में, जैसे आप ग्रीस के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जो मेन है वो आपको होटल बुक करना है। तो आपको होटल कंफर्म बुकिंग करनी है और आपको होटल बुक करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि होटल की पेमेंट जो है वो पे एट होटल आपको चूज करना है। आप प्री पेमेंट ना करिएगा, आपको होटल जो करना है वो आपको पे एट होटल करना है। और प्लस आपको जो करनी है वो एयर टिकट कंफर्म होनी चाहिए। कई बार जो होता है इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है आपको वीज़ा देने से पहले कई बार जो होटल को कॉल करता है, कंफर्म करता है कि उनके पास आपकी जो है वो होटल बुकिंग है इस डेट की कि नहीं है। अगर उनको जरा सी भी डाउट होता है तो आपको वह वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इतना तैयारी करने के बाद भी मैं नहीं चाहता कि आपका जो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो। मैं चाहता हूँ आपका वीज़ा लगे और जल्दी से जल्दी आप जो है यूरोपियन कंट्री घूमने जाएं, या आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, या कुछ भी आप किसी भी काम के लिए जो जा रहे हैं आपका वीज़ा जो है वो जल्दी लगे। जो हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो हमारे 14 डॉक्यूमेंट हैं। उसमें से जो है मैं आपको 4 डॉक्यूमेंट जो वो बता चुका हूँ। पहला है सैलरी सर्टिफिकेट, सेकंड है वैक्सीन सर्टिफिकेट, थर्ड है पे स्लिप जो कि 3 मंथ की मैंने बताई, और फोर्थ है होटल प्लस एयर टिकट, और 5 नंबर जो आता है हमारा ऑल पासपोर्ट कॉपी। पासपोर्ट कॉपी जो है जो आपका पासपोर्ट है उसकी फ्रंट साइड की कॉपी, और उसके जो आपका पासपोर्ट है उसके लास्ट की कॉपी। तो आपको ये याद रखना है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट का जो है फोटोकॉपी जो उसके साथ अटैच करनी है। और 6th डॉक्यूमेंट जो आता है हमारा वो है ऑल वीज़ा स्टैंप। आप जैसे आपने प्रीवियस किसी भी कंट्री में आपने ट्रैवल किया हुआ है, आप जितनी भी कंट्रियाँ घूमे हुए हैं, तो आपको जो है उसकी वीज़ा स्टैंप की जो है वो फोटोकॉपी करनी है। आपको फोटोकॉपी करके प्रिंट निकालना है, आपने जो है वो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके जो जिस तरह से आपकी जो फाइल जो है वो बेहतर हो सके, आपने उसको बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंट करना है। अगर आप उनको अपने जो वीज़ा कॉपीज़ हैं, अगर आप वीज़ा कॉपीज़ तो देते हैं तो वीज़ा इमिग्रेशन को लगता है, इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि आप जो है वो पहले भी कंट्रीज घूमने जा चुके हैं। और 7th जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है वो आपको वाइट बैकग्राउंड में खिंचवानी है, किसी और बैकग्राउंड में नहीं खिंचवानी है, ये याद रखना। तो आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो खिंचवानी है वो वाइट बैकग्राउंड में क्लिक करवानी है। 8th जो हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो होएगा हमारा कवर लेटर। तो कवर लेटर जो है जो आपकी फाइल तैयार होती है, कवर लेटर को उसके सबसे टॉप में रखा जाता है। उसमें आपका पूरा डिटेल होता है कि आप पहले किन किन कंट्री में विजिट कर चुके हो। उसमें आपका ये मेंशन होता है आप किस चीज़ के लिए आप वीज़ा लेना चाहते हो और आप कितने दिन का वीज़ा लेना चाहते हो, आप कितनी तारीख को ट्रैवल करोगे। जैसा मेरा जो ट्रैवल था वो दोहा से था, दोहा से मेरा ट्रैवल जो था वो ग्रीस का था। तो मैंने जो दिखाया था कि मैं 24 को ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैंने उसमें ये भी मेंशन किया था कि मैं 30 को वापस आ रहा हूँ। तो मैंने जो मेंशन किया था मैंने उसमें यही मेंशन किया था कि मैं ग्रीस में ही रहूँगा, मैं ग्रीस से बाहर नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो मैं एथेंस में ही रहूँगा और एथेंस से सिर्फ वापस आ जाऊँगा। मैंने ये उनको मेंशन बताया हुआ था वीज़ा में और अपने जो कवर लेटर था। पर आप भी ने भी ऐसे ही मेंशन करना है। और कवर लेटर में ऐसे नहीं मेंशन करना है कि आपको 2 दिन ग्रीस रहना है, 2 दिन आपको स्विट्ज़रलैंड रहना है, 2 दिन आपको पेरिस रहना है। आपको ऐसे नहीं मेंशन करना है, आपको ये मेंशन करना है कि आप सिर्फ उसी कंट्री में जा रहे हैं और उसी कंट्री से आप वापस आ जाएंगे। पर अब जब आप एक बार किसी भी यूरोपियन यूनियन में एंटर हो जाते हैं, ग्रीस में या एम्स्टर्डम में या किसी भी यूरोपियन यूनियन कंट्री में आप जैसे एंटर हो जाते हैं, तो उसके थ्रू आप किसी भी
यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एथेंस गया था, एथेंस के बाद मैंने स्विट्ज़रलैंड मूव किया, स्विट्ज़रलैंड मैंने घूमा, और स्विट्ज़रलैंड के बाद मैं जो चला गया वो मैं पेरिस चला गया। तो आप एक बार जो आप होती है जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, आपको एक बार सिर्फ एंट्री लेनी होती है। तो आपके जो 8th डॉक्यूमेंट था वो तो कवर लेटर था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कवर लेटर आपको कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और हमारा जो 9th जो हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। अब आप सोच रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ से लेना है। जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको लेना है वो आपको BFS ग्लोबल से लेना है, जिसकी वर्ल्ड वाइड में सभी जगह ब्रांचेस हैं। इंडिया हो, USA हो, यूरोप हो, चाहे जहाँ मर्जी हो, सभी कंट्रीज़ में BFS की वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हैं। आप BFS की वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने BFS के थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और आपने अपॉइंटमेंट लेके उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अटैच करना है, जिससे आपकी के वीज़ा में जिस दिन आप वीज़ा फाइलिंग करने जाएंगे तो आप जो जाएंगे वो BFS ग्लोबल जाएंगे। जैसे जो मेरा था, मेरा BFS ग्लोबल जो है वो कतर में था, तो मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली हुई थी BFS ग्लोबल में। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट लिए, उन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक करी, और मैंने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक करवाए। मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करी। जो एथेंस की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो 495 कतारी रियाल है, जो कि आप डिफरेंट करेंसी में लगा सकते हैं। इंडियन करेंसी में ये बन जाती है आपकी 10,000 के आसपास जो है। उसमें से जो है वो अप्रोक्सीमेटली 350 रियाल जो है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो एम्बेसी को जाती है, और 150 रियाल जो है वो BFS ग्लोबल खुद के पास रखता है। ग्लोबल जो है वो एक एम्बेसी के बिहाफ पे काम करती है। वो जितनी भी एम्बेसी होती हैं, जैसे आपको पुर्तगाल हो, ग्रीस हो, एम्स्टर्डम हो, स्विट्ज़रलैंड हो, पेरिस हो, सभी कंट्री, कनाडा, आप जिस मर्जी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं BFS ग्लोबल के थ्रू आप इजीली अपॉइंटमेंट लेके आप उनके थ्रू जो है डॉक्यूमेंटेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो है आपकी इंश्योरेंस कॉपी। तो आपने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इंश्योरेंस कैसे बुक करनी है। और जो मैंने करी थी वो मैंने रिलायंस इंश्योरेंस करी थी। जो रिलायंस इंश्योरेंस जो है वो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपको सिर्फ 20 रियाल में जो है आपको 65,000 यूरो का जो है आपको क्लेम बैक करती है, जो आपको इंश्योरेंस देती है। तो इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है, आपको इंश्योरेंस ज़रूर बुक करना है। जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस की कॉपी ज़रूर लगानी है। 11th जो हमारा मेन जो है, 11th जो है हमारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो है हमारा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अब हम सोचते हैं कि हम उसको 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दें, या 8 मंथ की दें, या 6 मंथ की दें, या 3 मंथ की दें। तो आपने क्या करना है, आपने जो बैंक स्टेटमेंट देनी है वो आपने देनी है 3 मंथ की, और आपने उसमें मिनिमम 8,000 रियाल से ज़्यादा जो है आपने अमाउंट रखना है, जो कि इंडियन करेंसी के मुकाबले हो गया 1,60,000। तो आपने 1,60,000 जो है वो अमाउंट में ज़रूर रखना है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपकी चेक करता है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना है। वो आपको देखता है कि आपके सैलरी अकाउंट में कितना पैसा डाल रहे हैं, वो अपने सैलरी अकाउंट से निकालें, क्योंकि उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, मंथली पैसा आपके पास आता रहता है। तो मैं अपनी तरफ से यही सुजेस्ट करूंगा, जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है वो 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने उसमें ऐड करनी है। हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा ID कॉपी। जो आपकी ID होती है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी ID की कॉपी आपको उसके साथ में अटैच करनी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो जेन्युइन है और आप उस कंपनी में काम करते हैं। जैसे मैं कतर एयरवेज़ में काम करता हूँ, तो मैंने जो अपना डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो मैंने कतर एयरवेज़ की ID अटैच करी थी। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो TCS होगी, HCL होगी, इन्फोसिस होगी, विप्रो होगी, या जो भी कंपनी में आप काम करते हैं उसका आपको ID का कॉपी लगाना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये जेन्युइन लगे कि आप उस कंपनी में काम करते हैं, उसके थ्रू आपको सैलरी आती है, जो आपको सैलरी स्टेटमेंट दिखा रहे हैं वो सब जेन्युइन है। 13 जो हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो है हमारा कतरी ID। जो आप फॉरेनर या आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, कतारी ID, जैसे मैं कतर में रहता हूँ तो कतर में हमारा एक रेजिडेंस कार्ड बना हुआ है।
तो मैंने जो है वो अपना उसका फ्रंट और बैक साइड की जो फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटैच करी थी, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि ये जो है वो पहले से ही किसी दूसरी कंट्री में रहता है। तो आपको जो है वो आपको रेजिडेंस आईडी लगानी है। जैसे आप इंडिया से दुबई में रहते हैं, आप दुबई से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपको जो है उसके साथ रेजिडेंस आईडी जो है वो लगाना है। और 14th और लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, ये ऑप्शनल है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वो तो जेन्युइन सी बात है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने व्यूज़ जो मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रीस वीज़ा अप्लाई किया था, जब मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट बता दिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जो कि हमारे 14 सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें सबसे फर्स्ट पे आता है आपका सैलरी सर्टिफिकेट, सेकंड पे आता है आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, थर्ड पे आता है आपका पे स्लिप जो आपने 3 मंथ की प्रोवाइड करवानी है। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो होटल बुकिंग प्लस एयर टिकट है। फिफ्थ जो है वो ऑल पासपोर्ट कॉपी है, पासपोर्ट की फ्रंट की और बैक साइड की जो कॉपी लगानी है आपने। सिक्स्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑल वीज़ा स्टैम्प, जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगी है। सेवन्थ जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। एंड एट्थ जो है वो हमारा कवर लेटर है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना दिखाऊंगा कि आपको कवर लेटर कैसे बनाना है। और नाइन्थ जो है हमारा वो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर है कि जो आपने BFS ग्लोबल से आपने कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है और वो उसके साथ अटैच करना है। 10th जो है वो हमारी इंश्योरेंस कॉपी है कि आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस अप्लाई करनी है और इंश्योरेंस के जो प्रिंट आउट है वो लेके उसमें डॉक्यूमेंट में अटैच करना है। और 11th जो है हमारा जो वो है वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ की नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ 3 मंथ की दिखानी है। और इसमें ये ध्यान रखना कि आपको जो है 8000 से अबव जो है वो अमाउंट उसमें आपको शो करना है। और 12th जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको आईडी कॉपी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी जो आईडी कॉपी आपको लगानी है। 13 जो है वो आपके जो रेजिडेंस परमिट है, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका आपको एक रेजिडेंस कार्ड बना होगा, वो आपको रेजिडेंस कार्ड लगाना है। जैसे इंडिया में जो उसको बोलते हैं हम आधार कार्ड बोलते हैं, और जो हम जैसे हम कतर में रह रहे हैं तो कतर में हमारा रेजिडेंस कार्ड बना है। आप दुबई में जो भी रहते हैं तो दुबई में भी आपका रेजिडेंस कार्ड बनता है। आप ओमान में रहते हैं, मस्क जहीं भी रहते हैं तो आपका जो है वो रेजिडेंस कार्ड बनता है। और 14 डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर मैरिड हैं आप तो आपको तभी आपका जो है वो डॉक्यूमेंट बनेगा, और वो तो ऑप्शनल है, आप सभी जानते हैं। जो ये जो हमारा था वो वीज़ा के बारे में था, जो मैंने आपको शेयर किए अपने व्यूज़, और जो मुझे वीज़ा मिला हुआ है आप देख सकते हैं। मैंने इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, और मेरे को जो है मेरा वीज़ा मिल चुका है और मैं ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुका हूँ। और आप भी अपना वीज़ा लगाइए, और आपको कुछ भी इंक्वायरी या कुछ भी आपको कंसर्न हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पंकज गोरा ठाकुर मेरा जो है वो इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसके थ्रू मेरे से अटैच हो सकते हैं और आप उससे मुझसे क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। वीज़ा के दौरान मैं आपसे वीज़ा अप्लाई करने के दौरान मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं वो जेन्युइन लगाएं। मैं अपनी सभी वीडियो में आगे दिखाता रहूँगा आपको कि आपको कवर लेटर, इंश्योरेंस, BFS कैसे ये सब अप्लाई करना है, इन सभी का मैं आपको बताऊँगा। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। एक और बताना चाहूँगा, अगर आपका वीज़ा जो है वो आपको डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करते हैं आपका वीज़ा लग के और स्टैम्प होके आ जाता है, तो आपने ट्रैवल करने के टाइम पूरा कोविड रिस्ट्रिक्शन चेक करनी है। बिकॉज अभी जो है आप यूरोप में किसी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आपको ग्रीस का वीज़ा आपने अप्लाई किया है, मैंने जो ग्रीस का वीज़ा अप्लाई किया था जो कि ईजिली वीज़ा मुझे मिल चुका है, मैं ट्रैवल करके आ चुका हूँ। तो मैं ग्रीस से अप्लाई किया था और मैं ग्रीस से एंटर हुआ था, सिंगल एंट्री मुझे मिला था, मैंने ग्रीस से एंटर किया। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड 2 दिन ग्रीस में रहा, 2 दिन मैं जो है वो स्विट्ज़रलैंड में रहा और 2 दिन जो मैं पेरिस से रहा। और जो मैंने अपना रिटर्न टिकट किया था, जो मैं कतर का रेजिडेंस हूँ, तो मैं कतर जो वापस आया वो मैं पेरिस से ही वापस आया। तो आपको जो है आप ये इसमें मेंशन होता है कि आप एंट्री कहीं से भी कर सकते हैं। एंट्री आपको उसी कंट्री से करनी है जहाँ से आपको वीज़ा इशू हुआ है, आपने वहीं से एंट्री करनी है। और एग्ज़िट आप किसी भी यूरोपियन यूनियन से कर सकते हैं। कोविड रिस्ट्रिक्शन इसलिए चेक करने को कह रहा हूँ क्योंकि आप जब ग्रीस में एंटर करते हैं तो आपका एक PDF फॉर्म जो है वो उनकी एक वेबसाइट है
प्रोविजनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म है उनका एक, जो आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। फिल करके उसका QR कोड जनरेट होता है, तो आपको वो QR कोड जनरेट करवाना है, उसका प्रिंट आउट कॉपी लगाना है, और आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना है। और आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा Instagram ID है, और अगर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई दूंगा as soon as possible. Thank you guys, watch my next video and subscribe my channel, share and support. Thank you.